चक्राता कालसी मार्ग पर सरला छानी के पास कैंट के जंगल में आग लग गई। आग के चलते जहां एक तरफ पक्षियों के आशियाने उजड़े हैं, तो वहीं छावनी परिषद चक्राता के द्वारा पिछले 6 सालों से किए जा रहे देवदार के पेड़ पौधों की प्लांटेशन भी जलकर खाक हो गई। वहीं कैंट बोर्ड के प्रभारी रेंजर अमित साहू का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। बेरीनाग के बोना गांव से निकलकर गोलूदेव संदेश यात्रा चौकोड़ी पहुंची। यहां पारंपरिक ढोल दमाव के साथ पिछौड़ा पहनी महिलाओं ने जयकारों के साथ गोलू महाराज की पवित्र यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में शामिल सेवानिवृत्त आईजी जेएस मर्तोले ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। आज हम दूसरे दिन में यहाँ पहुँचे हैं चौकोड़ी में, और उत्तराखंड के विकास को, पलायन को देखते हुए ये सब एक रिसर्च करने की हमारी कोशिश है, और 12-14 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे पेपर तैयार करना। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यात्रा शुरू किया। 2 दिन हो गए हमें। अभी हमारी 12 तारीख और सबको गुंजी आशीर्वाद इस कामना के साथ, और एक अच्छा प्रयास हम लोग करने की कोशिश करें, उद्देश्य को पूरा करना है। हरिद्वार की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और एसओजी की टीम ने गोविंदपुरी के एक होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 युवतियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जस्ट डायल के माध्यम से पूरे होटल को लीज पर लेकर संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में होटल से ही सेक्स रैकेट चलाने वाली उमा उर्फ पूजा निवासी दिल्ली के साथ 3 अन्य युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक सूचना आई थी ज्वालापुर क्षेत्र में, जिसमें संयुक्त कार्रवाई की गई। इसमें एएचटीयू की टीम थी, एसओजी की टीम और थाना ज्वालापुर से टीम थी। कंबाइंड टीम ने छापेमारी करके एक होटल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित एक केस दर्ज किया है, जिसमें 4 महिलाओं सहित टोटल 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है ज्वालापुर कोतवाली पर, और उसकी विवेचना की जा रही है, और जो तथ्य विवेचना में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और साथ में बाकी भी लोगों से अपील है कि अगर आपको ऐसी संदिग्ध घटनाएं यदि आपके आसपास के क्षेत्र में दिखते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें, और इसमें आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बना बायोडायवर्सिटी पार्क जनता को समर्पित कर दिया गया है। ये पार्क खासकर तितलियों के लिए बनाया गया है, और इस पार्क में 58 प्रजाति के पौधे भी लगाए गए हैं, जिनमें से 9 प्रजातियों के पौधे तितली के होस्ट प्लांट हैं, जबकि 49 प्रजातियां तितली के नेक्टर प्लांट हैं। कॉर्बेट और उसके आसपास तितलियों के संवर्धन के लिए बनाया गया ये पहला पार्क है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी तितलियों को देखने के साथ ही इनके बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा। कोई भी चीज हो, किसी का भी निर्माण हो, कहीं न कहीं वो फायदा देती है। बटरफ्लाई का ये तो फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ मसला है। जिस प्रकार से पौधों का कौन सा फ्लाई किस पौधे से उसका घर होता है, कहाँ वो अंडे देती है, सारी जानकारियाँ मिलती हैं, और जैसा वातावरण भी उससे शुद्ध रहता है। तो जहाँ तक बटरफ्लाई का है, इससे बहुत सी पर्यटन के माध्यम से भी लोग यहाँ आएंगे, उसका लाभ मिलने वाला है, और वातावरण जो हमारा पर्यावरण है उसको लाभ मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट से जुड़ी हैं, इसका महत्व कहीं न कहीं हर स्थान पर रहता है। ये वन विभाग द्वारा एक यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पार्क और बटरफ्लाई पार्क का एक निर्माण किया जा रहा था, जिसका कि आज उद्घाटन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के अतिरिक्त प्राकृतिक संरक्षण का जो संदेश देने की कोशिश है, उसमें अपने आप में सफल होगा। और पूरे कॉर्बेट की अगर हम बात करें तो लगभग 150 प्रकार के जो है तितलियों की प्रजातियां हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और इस छोटे से क्षेत्र में जो लगभग 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्र है, उसमें 50 से अधिक प्रजातियां भी देखी जा रही हैं। निश्चित रूप से जब इसमें और प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे तो मुझे लगता है और तितलियों को आकर्षित करेगा। साथ ही साथ जो आने वाले पर्यटक हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, और लोग भी रोजगार से जुड़ पाएंगे। रामनगर में विद्युत विभाग के द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध रूप से बिजली जलाने वालों के खिलाफ विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं रामनगर के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में 35 लोगों के खिलाफ विद्युत विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसके चलते विभाग ने 13,59,474 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक हमारे यहाँ पर 219 नंबर चेकिंग हुई हैं, जिसमें से 30 नंबर की रेगुलेटरीज पाई गई, इसमें FIR दर्ज हुई हैं, और 10,14,474 रुपये का असेसमेंट दर्ज किया गया है। इसके सापेक्ष में 9,47,800 समथिंग रुपये प्राप्त हुए हैं, और आगे भी चेकिंग की जा रही हैं। और जनता से अनुरोध है कि कृपया इस तरीके की चोरी ना करें, जिससे कि पोस्टिंग भी करनी पड़ रही है, और आपसे ही आपको बड़ी बाहर पड़ता है बिजली का तरीका का। आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चोरी
एजेंसी अन्य तैनात हैं। कोरोना की संभावित चौथी लहर के मद्देनजर दून अस्पताल पहली और दूसरी लहर के दौरान होने वाली परेशानियों से सबक लेकर इस बार मरीजों के लिए लगभग सभी इंतजाम कर चुका है। गले की तकलीफ और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे मरीजों की आरटीपीसीआर जांच भी करवाई जा रही है। दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केसी पंत ने बताया कि ओपीडी में अनयूजुअल प्रेजेंटेशन वाले मरीजों की आरटीपीसीआर जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दून अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल स्टाफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि चौथी लहर की आशंका को देखते हुए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। हरिद्वार की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और एसओजी की टीम ने हरिद्वार के पास इलाके हमारा अस्पताल तो हर मामले में अनुभव के साथ तैयार है। हमारे पास मैन पावर भी आ जाएगी अगर शासन और सरकारी स्तर पे कोई निर्णय लिया गया। दूसरा, हमारे वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, जो हमारा पुराना अनुभव है, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स और जो हमारा जो काम करने का तरीका है वो सबने देखा है दूसरी तीसरी लहर में। और जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, जो हमारे पास बेड्स थे, हमारे पास जो साधन थे, दवाइयाँ हैं और मैन पावर है, वो हम फिर से रीएक्टिवेट कर रहे हैं। और सबको ये एश्योर हो जाना चाहिए कि दून अस्पताल अपने पुराने स्वरूप में जब भी आएगा तो वर्ल्ड क्लास या नेशनल लेवल में या राज्य स्तरीय सेवाएं जो है देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार मिलेंगे। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजधानी के एक निजी होटल में पॉक्सो अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भाग लिया। कार्यशाला में डॉक्टर, पुलिस और न्याय विभाग से सैकड़ों लोगों को कार्यशाला के माध्यम से पॉक्सो अधिकार के माध्यम से बच्चों पर हो रहे अत्याचार और यौन शोषण को रोकने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी जागना होगा। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य, उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर और एक जागरूकता भी आएगी। और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से सब लोग इसको जन जागरण चलाते हुए काम करें। सब्जेक्ट जो है पोक्सो को लेकर था कि आखिरकार पोक्सो को लेकर किस प्रकार से अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से पोक्सो को लेकर कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको सम्मानित करना। आज वो सब कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। निश्चित रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज जो कार्यशाला यहाँ आयोजित की है वो प्रशंसनीय है। आवश्यकता है इसको बिल्कुल जिले के न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने की, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से जानकारी हो सके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और किस प्रकार से जो है उनको ये मालूम हो सके कि सरकार ने उनके चाहे पहनने से लेकर, भोजन करने से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर जो उनका अधिकार है उसके बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सके। वो अवेयरनेस के प्रोग्राम करने का जो है मैंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से अनुरोध किया है। उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। नैनीताल के जंगलों में कई जगह पर भीषण आग लगी हुई है। बेताल घाट गर्म पानी इलाके में लगी आग से जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। इसके साथ ही वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। जंगलों की आग पर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों की सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। इस पर देखिए, अभी जिले में आग की संभावना जो लगने की घटनाएं हैं काफ़ी जगह भी हमें दिखी हैं। तो जिसमें खासकर जून स्टेट कल हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे लोकल्स ने भी काफ़ी सहयोग दिया और बीएफओ सिविल स्वयं की टीम भी वहाँ भी लगी रही। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इन घटनाओं पे तभी हम को कंट्रोल कर सकते हैं जब तक कि जन सहभागिता हमें नहीं मिलती। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था पिछली मीटिंग में कि जो भी व्यक्ति इस बात की सूचना देगा कि किस व्यक्ति ने इस जंगल में आग लगाने की कोशिश की है और विद एविडेंस के साथ, तो 10,000 रुपये का इनाम हम लोगों ने इसमें रखा है। तो इसलिए मेरा तो सभी से अनुरोध यही है कि जंगल को बचाना है। जंगल के साथ साथ जितने जंगली जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं और आपके बटरफ्लाइज हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म में।
टिहरी के पुलिस थाना चंबा और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर नागनी क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उपली गांव में एक मकान की छत से शराब की बरामदगी की गई। पकड़े गए नेपाली मूल के आरोपी ने बताया कि पकड़ी गई शराब उसके मालिक की है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मालिक की तलाश कर रही है। विकासखंड पोखरा के धेड़ गांव स्थित हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम संशोधन कार्यक्रम में माता मंगला और भोले जी महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। माता मंगला और भोले जी महाराज ने हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के बदले नाम महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का अनावरण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान माता मंगला ने बेटियों की शिक्षा को आवश्यक बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बेटियों की फीस हंस फाउंडेशन के द्वारा दी जाएगी। बड़ी शिक्षा की सेवा है और ऐसे विश्वविद्यालय हमारे क्षेत्रों में आज बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चे जो दूर नहीं जा सकते और शहरों में नहीं जा सकते, हर तबके का बच्चा यहाँ पढ़ता है, तो उसके लिए ये बहुत ही उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य हुआ है। हम लोग अब संस्थानों में जाकर के जितने भी मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जाकर के हम उनसे 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, और अब बहुत से लोग उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि अब लोग उत्तराखंड से भाग नहीं रहे हैं, उत्तराखंड में आना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर्स को और लाएंगे। अभी भी हमारा बहुत बड़ा मेडिकल यूनिट है वहाँ, लेकिन हम हर वर्ष ऐड करते रहेंगे। और न्यूरो का ये है कि न्यूरो सर्जरी के लिए तो सेंटर में भी, दिल्ली में भी 2-3 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ फुल फैसिलिटी है, पर ये कि हम डॉक्टर्स लेके आएंगे जो उनको निरंतर एक मार्गदर्शन दे सके और उनको देख सके। अगर बालिका हमारे यहाँ की पढ़ेंगी तो हम लोगों का प्रदेश मजबूत होगा, हमारा पौड़ी मजबूत होगा, हमारा पोखरा मजबूत होगा। क्योंकि अगर जब शिक्षा होगी तो रोज़गार भी होगा। जब रोज़गार होगा तो कोई भी आदमी को हमें किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सहायता चाहिए, रोज़गार। जब आदमी रोज़गार से जुड़ जाता है तो कोई भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो अपने लिए सब चीज़ बना सकता है। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में की गई थी और उसमें जो है यहाँ के युवाओं को जो है कौशल विकास के क्षेत्र में और स्वरोजगार के क्षेत्र में ये तमाम इस तरह के कोर्सेज यहाँ पे कराए जा रहे हैं इस विश्वविद्यालय से, ताकि युवाओं के लिए जो है स्वरोजगार के अवसर खुलेंगे। युवा जो है स्किल्ड होगा और युवा स्किल्ड होगा तो तभी जाके जो है वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तमाम अन्य कोर्सेज भी जो है हमारे इस विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जाते हैं। और विशेष बात यह है कि यहाँ पे जो स्थानीय छात्र जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए जो है मिनिमम शुल्क में जो है उनको यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। आज जो हमारे लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का जो नामकरण है वो परिवर्तित हुआ है और देश के महान शांति प्रिय और समृद्धि के प्रतीक महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। और इस विश्वविद्यालय के नामकरण के लिए माता मंगला देवी जी आई और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और काफ़ी रुचि उन्होंने दिखाई कि इस बियाबान प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना एक अति महत्वपूर्ण कार्य के रूप में उन्होंने देखा और उन्होंने इस बात के लिए हमें प्रेरित किया कि हम अपने इस समाज सेवी कार्य को करते रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर विधानसभा स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंच रहे हैं। योगी के 3 मई को पंचूर पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहां पहुंचकर वो अपने गांव के पास स्थित गुरु गोरखनाथ पीजी कॉलेज में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी सीएम योगी के पौड़ी आने पर खुशी जाहिर की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं और हम लोगों को भी बड़ी उत्सुकता है कि एक बार उनके दर्शन करें और क्षेत्रीय जनता उनके दर्शन के लिए अवश्य मिलेगी। यूपी के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो पौड़ी में भी आएंगे और उत्तराखंड दौरे पर हैं और संभवतः अपने गुरुजी का जो प्रतिमा का उसका अनावरण करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि अपने गुरु का सम्मान हमें तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। और उन्होंने एक संदेश भी दिया है और इसके साथ साथ वो अपने घर में भी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने शायद संभवतः यहाँ पहुँचेंगे। अभी प्रोटोकॉल की जानकारी पूर्णतः नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम था अपनी गुरु की प्रतिमा का, वो पहले कोविड काल में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया और उसके बाद अब ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बड़ी हर्ष का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पौड़ी जिले से संबंधित रखते हैं, तो हमारे लिए भी हर्ष का विषय है कि इतने बड़े व्यक्ति और आज पौड़ी में आएंगे और अपने गुरु का अनावरण करेंगे, तो बहुत खुशी की बात है।
देना चाहता हूँ। पहले तो योगी आदित्यनाथ जी का जो 3 तारीख का भ्रमण प्रोग्राम है उसमें वो अपने गुरु आदित्यनाथ जी का अनावरण करने आ रहे हैं मूर्ति का। तो उसके बाद उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी माता जी से मिलने का जो भी समय होगा वो मिलने जाएंगे। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी खुशी की लहर है और हम भी ज़रूर मिलने जाएंगे उनसे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, अपने गुरु जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद हो सकता है माता जी से आशीर्वाद लें योगी जी के स्वागत के लिए। पूरा संगठन, पूरा जिला, हमारे सब नेतागण जितनी जानकारी मुझको है बहुत उत्सुक हैं और बहुत भव्य स्वागत योगी जी का होने जा रहा है। चंबा और नई टिहरी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में भीषण गर्मी के चलते बढ़ रही पानी की किल्लत को दूर करने के लिए टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों की नई टिहरी में बैठक ली। बैठक के दौरान विधायक किशोर उपाध्याय ने जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाई गई पेयजल समस्याओं को सुना और चंबा, नई टिहरी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही पानी की किल्लत को दूर करने के दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। ऑक्सीजन के बाद सबसे जरूरी पानी है और टिहरी उत्तरकाशी से जो गंगा और यमुना को जन्म देने वाली धरती है वो पूरे उत्तर भारत को पानी दे रही है, पीने का पानी भी दे रही है, सिंचाई का भी दे रही है। और अगर हम यहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते तो उससे हमारे पूरे देश में बदनामी होती है। इसलिए मैंने आज ये समीचित समझा कि हम लोग बैठे और उसका समाधान निकालें। मुझे खुशी है कि हमारे जो पेयजल निगम और उसके साथ में संस्थान के जो हमारे दोनों प्रतिष्ठानों के जो काम करने वाले लोग हैं, आगे उन सारी नई टिहरी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, चंबा की है, गाँव की है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप साथ मिलकर के रिटर्न आउट। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। 112 की सूचना आई थी। इसमें नेत्र प्रकाश शर्मा पिपलिया गांव में रहते हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ हमलावरों ने इनके घर पर आकर 3 गाड़ियों में आकर 15-16 लोगों ने आकर फायरिंग की है। घर के अंदर घुस के फायरिंग करी है, महिलाओं के साथ मारपीट करी। इसके साथ ही कुछ घर में जो भी सामान था उसे खुद-बुद कर दिया है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे। हमने सारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने पर हमें कुछ खाली खोखे प्राप्त हुए। उसके अलावा इसमें कुछ ये देखा गया कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक तहरीर आई, जिसमें ये बताया गया कि उनके साथ के भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली लगने से और 3 अन्य व्यक्ति घायल हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से हमने इसमें तहरीर ले ली है और मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 3 घायल हैं और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में इसमें जांच की जा रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज अभी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है क्योंकि कैमरे काम नहीं कर रहे थे, तो इसमें हम लोग सीसीटीवी के आधार पर, कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ इसमें इनका लेन देन का प्रकरण सामने आया है, जिसमें इनकी पूर्व में पंचायत हुई है। उसमें जो लोग शामिल थे उसमें क्या फैसला हुआ, किस बात पे किसकी तरफ से इस बात की पहल की गई, ये सारे तथ्यों को देखते हुए इसमें विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। SHO बाजपुर इसमें दोनों ही मामलों की विवेचना कर रहे हैं। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में 1 घंटे का उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। आपको बता दें कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके चलते विद्युत विभाग के द्वारा कई घंटों तक विद्युत सप्लाई को बंद किया जा रहा है। वहीं सही तरीके से विद्युत आपूर्ति नहीं होने से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस वक्त जो बिजली की सप्लाई और डिमांड में सापेक्ष में लगभग 7 MU का फ़र्क है और ये बात हमारे प्रबंधन को भी पता है, सरकार को भी पता है और वो अपने स्तर से प्रयास जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मांग के सापेक्ष जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है और जो ग्रिड के सप्लाई के रेट हैं वो भी काफ़ी अधिक हैं, जिससे हमारा डिपार्टमेंट बिजली खरीद भी कर रहा है महंगी रेटों में। लेकिन जितनी मांग है उसके सापेक्ष उपलब्धता में कमी है, इस वजह से फिलहाल विद्युत रोस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं, आम जनमानस हलकान हो चुका है
और आज उपवास के सांकेतिक उपवास के माध्यम से हम विभाग को और सरकार को बताना चाहते हैं कि लोगों का जो सब्र है अब वो जवाब दे रहा है। आगे एक आधे दिन में ये विद्युत आपूर्ति जो है सुचारू नहीं हुई तो आम जनमानस सड़कों पर दिखाई देगा। उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना महामारी की तीनों लहरों में कोविड नियमों के उल्लंघन पर चालान करके 33 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना वसूला है। ये जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट नदीमुद्दीन ने आरटीआई के जरिए हासिल की है। इसके साथ ही महामारी के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने 19.77 लाख मास्क भी वितरित किए। उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना महामारी में जो कोविड गाइडलाइन उल्लंघन है, जिसमें मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का उल्लंघन, उसमें चालान करके 33.61 करोड़ रुपया 33 करोड़ 61 लाख 14,635 रुपये की कमाई की है। सरकार की कमाई हुई है, राजस्व वसूला है, यानी संयोजन शुल्क वसूला है। इसमें इसके साथ साथ इन्होंने 19.77 लाख मास्क भी वितरित किए हैं, क्योंकि बाद में ये प्रोविज़न कर दिया गया था कि जो है चालान किए जाएंगे मास्क ना पहनने पे, उन्हें 3 मास्क भी दिए जाएंगे। वो मास्क जो है इन्होंने दिखाया कि 19.77 लाख मास्क बांटे हैं। इसमें जो है जो डेटा है ये प्रथम, दूसरी और तीसरी तिमाही का, तीसरी तिमाही में 24 जनवरी 2022 तक का है। इसमें कुल चालान किए इन्होंने 21,10,614 चालान किए हैं, जिसमें इतना शुल्क वसूला है और 19,77,225 जो है मास्क वितरित किए हैं।